हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 28 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 29 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 28 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 29। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे। भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे, तो वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को कहां से लॉन्च की? बताइए, आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को कहां से लॉन्च की थी, ये अपने को यहां पर बताना है। चारों के चारों ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखे हैं, आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये रांची से शुरू की गई थी, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से शुरू की गई थी? तो झारखंड के रांची जिले से ये शुरू की गई थी, तो यहाँ पे रांची इसका राइट आंसर कर लेना है। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संज्ञात्मक नहीं है? बताइए, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संज्ञात्मक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एकीकृत न्यायपालिका। तो यहाँ पर 80 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसदीय सचिव। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? बताइए, कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आमतौर पर जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, लेकिन इंदिरा गांधी है वो राज्यसभा की सदस्य थी उस समय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच कौन करता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो दोस्तों किसे संबोधित करता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र है वो संबोधित करता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है भाग 4। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों भाग 4 में है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? बताइए, नीति निर्देशक तत्वों में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। देखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये नीति निर्देशक तत्वों में है, बिल्कुल सही है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये दोस्तों मूल कर्तव्य में आता है, ये मूल कर्तव्य में आता है, ना कि नीति निर्देशक तत्व में। तो अपना तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। दूसरा है, संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ग्रेट ब्रिटेन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द्विदलीय व्यवस्था है ग्रेट ब्रिटेन में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया। ये परिभाषित किया दोस्तों किसने, माइरोन वीनर ने। माइरोन वीनर ने। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सभी को पता होगा ये। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखिए, टेस्ट रोजाना देना है और इससे आपका स्कोर का भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, रोजाना आपको टेस्ट देना है एक मॉडल पेपर का। अगर आप पीछे हैं तो 2 या 3 मॉडल पेपर का टेस्ट देकर रोजाना हमारे साथ में चल सकते हैं। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है। सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत एक गणराज्य है क्योंकि। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है दोस्तों, यहां पर मनोनीत नहीं होता, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों त्रुटिपूर्ण युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें देखिए प्रत्यक्ष परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये भारत परिषद अधिनियम 1909 में आता है, जिसको अपन पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर 1909 होता 1892 की जगह तो ये सही होता, इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तीसरा देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन। चौथा देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बेलगांव में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बेलगांव में। आगे देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार हैं।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टाइफून, हरिकेन, टार्नेडो। तो ये सभी क्या है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुख्य जल प्रदूषक है, मुख्य जल प्रदूषक है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट है, ये मुख्य जल प्रदूषक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत, भूटान एवं तिब्बत, भारत, भूटान एवं तिब्बत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेनकाकू द्वीप से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनकाकू द्वीप से। यहाँ पे दोस्तों सेनकाकू द्वीप को दिया ओयू भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो देखिए महासागर तली की स्थलाकृति, पवनों में मौसमी बदलाव, तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति, ये तीनों हैं, ये रूपांतरित करते हैं, यानी कि तीनों को रूपांतरित करता है ये महासागरीय धाराओं को। ठीक है, लेकिन महासागर में ज्वारीय लहरें ये रूपांतरित नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? बताइए, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 31। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एसपी चटर्जी द्वारा, एसपी चटर्जी द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है? कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें गंगा नदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंगा नदी। आगे देखिए, वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है? बताइए, वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है। तो ये तो दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, कौन सा है? जीपीएस, मोबाइल में होता है ना। ठीक है, जीपीएस के माध्यम से दोस्तों सही स्थिति प्राप्त है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है? स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है, तो वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हरिकेन प्रबंधन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना, ये अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2012 में ये शुरू किया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो दोस्तों 12 अधिवेशन हुए हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए हैं। 34 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष है? बताइए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना
किस वर्ष हुई है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सन 2000 में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सन 2000 में। आगे देखिए, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया था। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सबसे कम विकसित राज्य माना गया था, सबसे कम विकसित राज्य माना गया था। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 जून को। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 जून को। आगे देखिए, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 19 सितंबर 2014 को। 19 सितंबर 2014 को दोस्तों ऊंट को राज्य पशु है वो घोषित किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं, पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं रीमा हुजा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ जिला है दूसरी तरफ जनसंख्या घनत्व 2011 दे रखा है। दोस्तों अब अपने को यहाँ पर यह बताना है कि जोधपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों जोधपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है। कोटा में दोस्तों 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अजमेर में 305 और भरतपुर में दोस्तों 503। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4321, 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ नगर है दूसरी तरफ उपनाम है। अपने को बताना है कि कौन से नगर का उपनाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाम तो सुना ही होगा, दिवेर का युद्ध। दिवेर को दोस्तों मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रेड को जो टोंक में है, ठीक है, रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, बिल्कुल सही है। किराड़ू को दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल सही है। और हल्दी घाटी को दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का वेल्लोर कहा गया है, जो कि इसमें गलत कहा गया है। हल्दी घाटी को दोस्तों राजस्थान का खमनोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको इसमें याद रखना है, यानी कि खमनोर का युद्ध कहते हैं दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे आयड नदी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों आयड नदी किस नाम से जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बेडच नदी के नाम से जानी जाती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है, तो दोस्तों क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुख्य सचिव। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य सचिव। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश किस प्रकृति की होती है? राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश किस प्रकृति की होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये होती है, देखिए, सलाहकारी, बाध्यकारी, दंडात्मक या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिश है, ठीक है, ये सलाहकारी भी नहीं होती, बाध्यकारी भी नहीं होती और दंडात्मक भी नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 11वीं अनुसूची है, वो पंचायतों से संबंधित है।
तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था, बताइए। बनी ठनी। और प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो वो था नागरीदास। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रावण हत्ता क्या है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। रावण हत्ता फड़ बाँचते समय इसका यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक वाद्य यंत्र है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही वाद्य यंत्र है। आगे देखिए, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे। राज्य में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब दोस्तों राज्यपाल कौन थे, तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, संपूर्णानंद है, ये राज्यपाल थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। मुख्यमंत्री किया जाता है, मुख्यमंत्री है वो दोस्तों नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर प्रश्न है, राज्य के संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्यमंत्री के। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, तो वो कौन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंजना देवी चौधरी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, तो दोस्तों वो कौन सा कथन गलत है, देखिए वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा की सदस्य है ये नहीं रही थी। और उन्हें 1942 में यानी कि 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चिश्ती सिलसिले से संबंधित है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रणथंबोर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रणथंबोर। 56 नंबर प्रश्न है, गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है। गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये भाद्रपद माह में दोस्तों गोगाजी का मेला बढ़ता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मेमंद आभूषण पहना जाता है दोस्तों। मेमंद आभूषण ये तो सभी को पता होना चाहिए, मेमंद आभूषण है ये सिर पर पहना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है, तो दोस्तों तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खड़नाल। ठीक है, नागौर में है ये। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ ग्रंथ है, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन से ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, करणीदान ने दोस्तों सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था, सूरज प्रकाश। दौलत विजय ने खुमान रासो ग्रंथ लिखा था और पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध ग्रंथ लिखा था और जगजीवन भट्ट ने दोस्तों अजितोदय ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ पर 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिलों में कोई नदी नहीं है। राजस्थान के किन जिलों में कोई भी नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चूरू और बीकानेर में दोस्तों कोई भी नदी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है। कौन सा वृक्ष है रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें खेजड़ी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है।
1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ में दोस्तों ये जुलाई माह में समदाब रेखा है वो गुजरती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। 64 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में राजस्थान के क्षेत्र हैं और सूची सेकंड में गाय की नस्लें हैं। अपने को बताना है कि कौन से क्षेत्र में गाय की नस्लें हैं वो कौन सी है। देखिए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गाय की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों राठी नस्ल है गाय की। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज है, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर है और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में गिर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें चारों ही क्या है? सत्य है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है। राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है तो वो कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाजरा दालें। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाजरा दालें। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? निम्नांकित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दशरथ शर्मा ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दशरथ शर्मा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंडोर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मंडोर है ये राजधानी थी। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, 1572 से 1573 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को। आगे देखिए, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन थे। बताइए, राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे, बताइए किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। ठीक है, अपने को इसमें क्या करना है कि इनमें से बताना है कि इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो दोस्तों बताना है कि इन चारों में से दो ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो दोस्तों देखिए, राणा सांगा ने तो बाबर के साथ में युद्ध किया था और चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, तो इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मान सिंह और राय सिंह, इन दोनों ने दोस्तों सहयोग की भावना अपनाई थी। ठीक है, यानी कि अधीनता स्वीकार की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 और 4, इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास कौन से कृषक आंदोलन से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 72 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ प्रजामंडल दे रखा है और दूसरी तरफ इनके निर्माण वर्ष दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन से प्रजामंडल का निर्माण कब हुआ था। देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये दोस्तों 1944 में हुई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये दोस्तों 2 बार हुई थी, एक बार 1931 में, एक बार 1936 में। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1936 में हुई थी मगाराम वैद्य के द्वारा, और अलवर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 में हुई थी, तो 1938 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ?
इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सोपानों में हुआ था, एक तो 1950 में हुआ था और एक 1956 में। ठीक है, एक राजस्थान संघ में और एक जो 7वां चरण था अंतिम वाला उसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो दोस्तों चंदेल शासक था परमर्दी देव। ठीक है, कौन था? परमर्दी देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और इसके जो सेनापति थे आला और उदल, वो दोस्तों युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन परमर्दी देव। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए विजयों दे रखा है, यानी कि जीत का ही क्रम अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंभौर पर 1301 में, जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, जीत लिया था। उसके बाद में 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया था, जीत लिया था। उसके बाद में 1311 में आक्रमण किया था जालौर पर, जीत लिया था। 1305 में भी आक्रमण किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था उसको। ठीक है, तो आपको विजयों का ही क्रम अपने को बताना है, यानी कि जीत का ही क्रम बताना है। तो देखिए इसमें क्रम होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। तो सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर है, ये राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें खड़ीन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खड़ीन। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें एक ही कथन है वो सही है। देखिए यहाँ पर गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। क्यों नहीं है? है सभ्यता स्थल है, उत्खनन स्थल है। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर था, ये गलत हो जाएगा, ग्राम्य संस्कृति के अंदर नहीं था। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था, ये भी गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चौथा देखिए, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इब्राहिम रईसी जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति कहाँ के थे? तो दोस्तों ये ईरान के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों आगे है वो शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये कथन है, ये सर्वोच्च है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो वो क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है ये स्किनर का कथन है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कल्पना का विकास होता है। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 86 नंबर प्रश्न है, सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति
और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीखने की स्थिति। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें एक ही कथन सत्य है, वो है समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ये कथन है, ये इसमें सत्य कथन है। बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? तो किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया मोंटेसरी ने। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों मनोवैज्ञानिक प्रकार। कौन सा है? मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रकार। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दोस्तों दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या रही है? वह बताइए, वह क्या कर रहा है? तो दोस्तों सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सर्जनवाद में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सर्जनवाद में आगे क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों सर्जनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समाज मिति विधि का मापन में प्रयोग किया जा सकता है। समाज मिति विधि में मापन में प्रयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समूह सहसंजकता के। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे संवेगों की उत्पत्ति संवेग होती है। संवेगों की उत्पत्ति संवेग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रजातांत्रिक भूमिका में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्यार्थियों का स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बुलिमिया है। तो बुलिमिया क्या है? दोस्तों बुलिमिया है ये भोजन ग्रहण विकृति है, भोजन ग्रहण विकृति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है? तो कौन सा अर्जित है? तो दोस्तों वो है आदत है, वो अर्जित है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।